मौका है उपचुनाव का। कुरुक्षेत्र का आगाज हो चुका है और इस आगाज को लेकर तमाम पार्टियां अभी से पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं। जिस तरीके से उपचुनाव में 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी कमर कस चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री एक तरफ तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, जमकर रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जब से उपचुनाव का ऐलान बजा तब से लेकर समाजवादी पार्टी और कह सकते हैं बीजेपी लगातार एक दूसरे पर कोई भी हमला करने से बच नहीं रही है। और इसी फहरिस्त में अगर हम देखें, तमाम बहुत सारे बयान भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसे सिरमौर पहनाती है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में मौजूद हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं तमाम खास मेहमान हमारे साथ। जो पैनल इस वक्त जुड़ा है, सबसे पहले परिचय में उसका आपसे करवा दूं। रजा रिजवी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है रजा रिजवी जी। फखरुल हसन चांद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सुनील अर्कवंशी हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा से जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद अशोक पांडे भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं रजा रिजवी जी के एक कमेंट के साथ, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं रजा रिजवी जी। सर, आप कैसा माहौल देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी रैलियां कर रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मैनपुरी में पहुंचे, खतौली में जा रहे हैं और साथ साथ रामपुर में भी लगातार आजम के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। माहौल क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, जो मैनपुरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है वो एक तरीके से 2024 का सेमीफाइनल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल करो और मरो क्या उसमें लगा हुआ है। और आप देखिए कि ये सीट जो है वो मुलायम सिंह यादव की सीट है। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और 1996 से लेकर जब तक मुलायम सिंह यादव जी जिंदा रहे तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अब अगर ये सीट समाजवादी पार्टी हार जाती है तो आप समझिए समाजवादी पार्टी यहीं से उसका पारा गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर यही सीट जो है वो बीजेपी पा जाती है तो वो माना जाएगा कि 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि ये सीट हमसे न जाए। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव की है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो बड़ी बात ये है कि अखिलेश यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष के होते हुए ये चुनाव हो रहा है और मुलायम सिंह यादव मौजूद नहीं है। तो अब ये जाना जाएगा कि ये वोट जो मिल रहा है वो सिंपैथी वोट तो अलग मिल रहा है, दूसरा अखिलेश के नाम से भी ये वोट मिल रहा है। तो ये वैसे ये आप समझ लीजिए कि ये चुनाव जो है बड़ा क्रूशल हो चुका है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल जीत रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की अपनी गढ़ है, अपनी सीट है, वो भी ये महसूस कर रही है कि हम इसको जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी जो है वो तादाद अच्छी तरीके से झोंक रही है उसको जीतने के लिए। और समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही है कि साहब चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं रंगा डाला जा रहा है। वो चुनाव आयोग में गए भी हैं, चुनाव आयोग ने 6 जो है पुलिस अधिकारियों को हटाया भी, हटाने का आदेश भी दिया है। तो चुनाव जो है ये बहुत ही एक अच्छे उसमें जा रहा है। जीत हार का समय बताएगा और 8 तारीख को पता चल जाएगा। दर्शकों को जरूर सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि ये रामपुर में आसिम राजा के पक्ष में रामपुर में रैलियां करने पहुंच रहे हैं आजम खान और भावुक अपील उन्होंने लोगों से की, बहुत सारी बातों का जिक्र किया। पहले वो बयान सुनवाते। मैं सुनता हूं ये बातें, सुनता हूं दोस्तों, जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है। 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। तो 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया और ऐसे में सियासी जो धड़कनें हैं दलों की वो बहुत तेज हो गई। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। कमेंट हमने रजा रिजवी जी से ले भी लिया है और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे एक कमेंट लेंगे। शुरुआत करेंगे फखरुल हसन चांद जी। आजम खान काफी भावुक नजर आए रामपुर में जब वो प्रचार कर रहे थे, बहुत सारी भावुक अपील की उन्होंने, बहुत सारी बातों का जिक्र भी किया।
क्या जब खुद को अलग थलग अकेला उन्होंने पाया, उसके बाद वो अखिलेश यादव उनके प्रचार में पहुंचे और ऐसे में बहुत कम देर रहे, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम पहले से तय था रामपुर जाने का, तो ये कहना कि एकदम से नहीं पहुंचे, वो कार्यक्रम तो पहले से तय था कि 1 दिसंबर को रामपुर में जाएंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और जहां तक माननीय आजम साहब की बात है कि वो अकेले पड़ गए, तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी है। हम रामपुर के इस चुनाव को जीतेंगे। हम ये जानते हैं समाजवादी लोग कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में माहौल बनाने का काम कर रही है। माननीय आजम साहब, उनके करीबियों के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो समाजवादी लोग कभी डरते नहीं है मुकदमों से, चाहे वो मैनपुरी में हो रहा हो, चाहे रामपुर में हो रहा हो, चाहे खतौली में हो रहा हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और मैं तो कहूंगा जो जिस तरीके से सरकार चुनाव लड़ रही है, हम लगातार चुनाव आयोग से भी कंप्लेन भी कर रहे हैं, जिसपे चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है, कुछ पुलिस वालों को उनके हटाया भी गया। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से चुनाव में धांधली कराना चाहती है, किस तरीके से विपक्षी लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों में पुलिस घुस रही है, बिना सर्च वारंट के उनके घरों को में पुलिस अंदर घुस जा रही है, ढूंढ रही है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये पहली बार इस तरीके की हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग इस तरीके की स्थितियों का सामना पहले भी कर चुके हैं, तो इससे डरने वाले समाजवादी लोग नहीं है। माननीय आजम साहब हो या कोई दूसरा व्यक्ति, जो भी जहां भी चुनाव हो रहा है, चाहे वो खतौली में हो रहा हो या रामपुर में हो रहा है या मैनपुरी में हो रहा हो, तीनों के तीनों उपचुनाव को समाजवादी पार्टी भारी अंतर से जीतेगी और मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। ठीक है, और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ, प्रवक्ता आरएलडी पार्टी से। बहुत स्वागत है रोहित जी। रोहित जी, आप कैसा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि लगातार रैलियां हो रही हैं और ऐसे में खतौली की जंग भी बहुत दिलचस्प होती जा रही है। देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ के बावजूद, जुमलों के बावजूद जनता ने कहीं ना कहीं इनको 2022 में दोबारा एक मौका दिया था। इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया था 2022 में। इन्होंने कहा था जो गलतियां हमसे पिछले 5 सालों में हुई हैं वो अब 2022 के बाद जब आप हमें जिता देंगे तो नहीं होगी। लेकिन क्या है, आज 8 महीने बीत चुके हैं, स्थिति वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले करती रही कि जनता को पूरी तरीके से बिना उसको सुने हुए एक तरफा बस बुलडोजर नीति चलाती रही, वही भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में आने के बाद अपनी बुलडोजर नीति पे कायम रही और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में कोई भी काम करने का काम नहीं किया। ना तो भारतीय जनता पार्टी जनता के मन की बात सुनना चाहती है और ना वो सुनती है, वो अपने मन की बात सुनाती चली आ रही है। तो अब जनता को बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा से तो अब जनता को पीछा छुड़ाना है। इसके अलावा देखिए, दूसरी चीज ये है कि स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि ये जो चुनाव है ये सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देने वाला है। ना सरकार को ये मजबूत करेगा, ना सरकार गिरेगी इससे, पर ये विपक्ष को जरूर मजबूत करेगा। तो अगर विपक्ष मजबूत होगा तो जनता के मुद्दों को और गहरे तौर पे उठाएगा और संवेदनशीलता से उठाएगा, और विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। तो जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का कोई फायदा नहीं है और पूरी तरीके से वो विपक्ष को तीनों सीटें जनता जिताने के लिए तैयार है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली, ये तीनों आप 8 तारीख को देख लीजिएगा। ये राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा। जिस मंच पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं उस मंच पर और भी बहुत सारे नेता शामिल होते हैं। चंद्रशेखर को भी हम तस्वीर में देख रहे थे। नहीं, देखिए, चंद्रशेखर जी अच्छे यूथ लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, वो अपने समाज पे एक खासा प्रभाव रखते हैं और चंद्रशेखर जी के साथ भी हमारा गठबंधन हुआ है। और चंद्रशेखर जी मुझे लगता है कि भविष्य के एक अच्छे नेता हैं, तो इसलिए चंद्रशेखर जी भी अब कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन के साथ हैं। तो अब जनता भी ये समझ चुकी है कि भाई जो लोग दलित समाज की बात किया करते थे वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के रह गए हैं। तो नए लीडर्स को मौका मिलना चाहिए, नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो उनकी आवाज़ में भी एक जोर है जो उनका समाज उनके साथ जुड़ना चाहता है। तो इसलिए चंद्रशेखर जी भी अब हमारे गठबंधन में, और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव भी हमें कहीं ना कहीं इस उपचुनाव से दिखना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, और सुनील अर्कवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता सुभाष सपा से। बहुत स्वागत है सुनील अर्कवंशी जी। आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को, क्योंकि दिलचस्प होता जा रहा है। अब राहें हालांकि बहुत अलग हो गई है, चाचा भतीजा भी एक हो गए हैं। देखिए, अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बता रहे थे कि वो गठबंधन में है। जिस समय 2022 का चुनाव के लिए गठबंधन में वो आए हुए थे, गठबंधन में टिकट तक उनको देने का काम नहीं किया गया। ये पिछड़े और अछपिछड़े के नाम पर, दलित के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं, उनको हिस्सेदारी देने का काम नहीं करते। ये उपचुनाव सत्ता का चुनाव लगभग होता है, ये सभी ने देखा है। इससे पहले भी कई चुनाव हुए, कई सरकारों में चुनाव हुए, उपचुनाव जो सत्ता के चुनाव होते हैं। मगर आज ये उपचुनाव जो हो रहा है वो किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं हो रहा। आज अपनी विरासत के नाम पर अपनी पार्टी की इज्जत बचाने का काम हो रहा है कि हमारी पार्टी की इज्जत कैसे बने। सुनील अर्कवंशी जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है क्या? अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रही है कि हमारी ताकत सुनील अर्कवंशी जी की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है क्या? आप किसके साथ है सुनील अर्कवंशी जी? नहीं, ये चुनाव इधर है या उधर है? नहीं, देखिए, हमने तो अपना प्रत्याशी आपकी पार्टी को चुनाव लड़ ली है क्या? मैनपुरी में प्रत्याशी पहले प्रत्याशी चुनाव आप लड़ रहे हैं क्या? मगर हमारा वहाँ तो पर्चा ही खारिज कराने का काम किया गया। तो हम तो जनता के बीच में लगातार जाहिर है, हमने तो लगातार जनता के बीच में 1 महीने जाकर सावधान यात्रा निकालने का काम किया था। हम तो लगातार जनता के बीच में। ये लोग सिर्फ मीडिया में अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं कि सारे चुनाव अब कोई गढ़ नहीं रह गया है। चाहे वो पिछले उपचुनाव में देख लिए, जब आजमगढ़ का चुनाव था तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार बहुत दिनों से ओपी राजभर जी का कोई रूप सामने नहीं आया है, मगर किसी बात पर उन्होंने बयान नहीं दिया है। आज वही बात यही सवाल है कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इधर हैं या उधर हैं सुनील अर्कवंशी जी? ये खामखा है भाई, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पत्रकार पूछ रहा हूँ, बताइए। जी, हमसे पूछा है। जी आपसे सवाल है। नहीं, हम सपोर्ट करने की बात ही नहीं, हमने तो अपना प्रत्याशी उतारने का काम किया है। और रही बात हमारे जीतने की और हारने की, हमने तो साफ अपना जब प्रत्याशी उतारा है तो हम अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि हम तो अपने प्रत्याशी को तोड़ने का काम करें। जो हमारा वोट मांग रहा है इनका प्रत्याशी, भाजपा कार्यालय में वोट मांगने गया है क्या? काम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपने जमीन पर काम किया तो अपने प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, हम किसी को समर्थन क्यों करेंगे? ठीक है। नहीं, स्वाति जी, इनका प्रत्याशी वोट कहाँ मांग रहा है? कहीं हमको जमीन पे तो दिख नहीं रहा। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वोट मांग रहा है क्या भाई इनका प्रत्याशी? बिल्कुल, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। खतौली में भी आपको, खतौली में भी क्या नाम है आपके प्रत्याशी का? वोट मांग रहा है। अरे महाराज, क्या नाम है आपके प्रत्याशी का? आप लोग बंद कमरों में बैठने का काम करते हैं। आप लोग सिर्फ ट्विटर और दिख रहा है काम करते हैं। कौन बंद कमरों में है और कौन जमीन पे है, दिख रहा है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि निकलने का काम करिए। तो कब रैली हुई आपकी ओम प्रकाश राजभर जी की? कल प्रचार का आखिरी दिन है। काम कर रहे हैं। कल प्रचार का आखिरी दिन है। ओम प्रकाश राजभर जी कब खतौली जा रहे हैं? कल प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे के बाद प्रचार नहीं कर पाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी क्या चुनाव के बाद जाएंगे वोट मांगने? हमारे लोग लगे हुए हैं वहाँ प्रचार करने के लिए। हमारे लोग अशोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक पांडे जी। अशोक पांडे जी, सवाल यही है कि चूंकि अब चाचा भतीजा एक हो गए हैं, क्या यही बात बीजेपी के गले उतर नहीं रही है? क्योंकि कभी वो साथ हुआ करते थे, लेकिन अब तो एक मंच पर हैं और वो कह रहे हैं कि एक साथ है। जी देखिए, चाचा भतीजा जब एक साथ थे तब भी हमने उनको पटका। हाँ। और निश्चित तौर पे चाचा जी से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मान सहित विष खा के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। चुनाव के बाद फिर उनका शीश काट लिया जाएगा और वो फिर सड़क पर अलग पार्टी बना के घूमने लगेंगे। मेरा ये मानना है यही अखिलेश यादव है जो अपने भाई के चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। बिजली आ रही है? अखिलेश यादव रामपुर प्रचार में नहीं जाते हैं। अरे अशोक पांडे जी, बिजली आ रही है आपके घर में? तो चाचा को भी बुला रहे हैं, चंद्रशेखर को भी। कहाँ, उत्तर प्रदेश में ही है आप या कहीं बाहर है? चुनाव आयोग से क्या शिकायत करेंगे? अरे अशोक जी, सुन तो लीजिए, बिजली आ रही है घर में। शिकायत करना चाहते हैं कि देखो, शायद उन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच नहीं, उन तक सब पहुंच रही है आवाज। बड़े होशियार है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी वालों को पता है कि बिजली नहीं आ रही है भाजपा प्रवक्ता के घर में। कृपया मंत्री जी सुन रहे हो तो उनके घर में बिजली की व्यवस्था करवाएं। जवाब दे दीजिए अशोक पांडे जी, घर में बत्ती आ रही है कि नहीं आ रही है? बिजली आ रही है या अभी 8 तारीख से पहले ये मातम मनाना शुरू कर दिया बत्ती बंद करके? 24 घंटे बिजली रहती है। ये फिर ये अंधेरे में क्यों बैठे हैं आप? 8 तारीख से पहले ही मातम मनाना शुरू कर दिया क्या हार का?
सपा शासन तो में 8 तारीख से बिजली पहले आना ही एक मातम खबर मनाना थी। शुरू कर दिया क्या हमारे हार का? शासन में बिजली या जाना अंधेरे एक में क्यों खबर बैठे हैं? बिजली बंद करके क्यों बैठे हैं? बिल्कुल मातम नहीं। तो ये मातम बिजली बंद तो करके क्यों रोएंगे बैठे हैं अखिलेश महाराज? यादव, आंख खून के आंसू अरे रोएंगे। बिजली चलाइए, तो बिजली। जिन्होंने मुलायम सिंह को जैसा अपमानित किया है, देखिए ये उस दशा है अपमान भारतीय का जनता बदला पार्टी की भारतीय कि जनता भारतीय जनता पार्टी के लेगी प्रवक्ता और मुलायम असलियत को सिंह स्वीकार नहीं करना चाहते। हम अशोक अर्पित पांडे जी करेंगे। बिना बिजली के डिबेट अरे कर अब रहे तो हैं। समाजवादी पार्टी चाचा नहीं, को नहीं। पूरा सम्मान दे रही है। हाँ। अब किस बात का एतराज है? अब तो खुद चाचा भी खुश हैं, भतीजा भी खुश है, तो फिर बीजेपी को कैसा एतराज भाई? अशोक जी, क्या देखिए, यही पूरा बात गले नहीं प्रदेश उतर देख रही है? रहा है चाचा कितने खुश हैं। हाँ। उनकी आज भी उनकी पार्टी बनी हुई है। आज भी अलग पार्टी है। विधायक दल की बैठक में चाचा नहीं बुलाए जाते। अभी चाचा गोरखपुर में बोल रहे थे जब आप- अखिलेश आ रही हूँ, सरकारों से ककरोच। फंसे हुए हैं। आज तो किसी तरह चाचा को मना के लाया गया है। 8 तारीख के बाद चाचा फिर रोते हुए नजर आएंगे। ठीक है फकरुल जी, उनका कहना है कि 8 तारीख के बाद चाचा फिर रोते नजर आएंगे। जवाब दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी शायद एक बात को नहीं जानती है कि आदरणीय शिवपाल यादव जी ने यहीं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से बीपीएड किया था और वो फुटबॉल के अच्छे प्लेयर भी हैं। जो किक आदरणीय शिवपाल यादव जी ने मारी है, फुटबॉल में एक किक होती बनाना, वो भारतीय जनता पार्टी के सर से ऊपर होते हुए गोल में चली गई है। अरे इनका पेंडुलम दर्द हो यही गए है हैं शिवपाल कि जी। कैसे गोल हो गया, कैसे पेंडुलम हो गए हैं, कभी कैसे इधर, कैसे कभी चाचा उधर। भतीजे एक हो गए, कैसे परिवार एक हो गया। जब परिवार एक नहीं था तो ये कहते थे कि आज चाचा ने चाय कहाँ पी, चाचा ने कपड़े कौन से पहने, आज चाचा ने क्या किया। अरे आपके पास मुद्दे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा, केंद्र में जीत आपकी हार सरकार चाहे है, किसी की उत्तर भी अरे हो, चाचा, लेकिन फिर ये रोते चुनाव नजर जो है आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग अभी से हो आज के गया है, क्योंकि बाद इतने रोचक अखिलेश बयान भी आए, चाचा को रोचक बयान भगाएंगे, सुने, चाचा पेंडुलम रोते पॉलिटिक्स नजर हुई, बहुत आएंगे। सारी बातें हुई। आजम खान ने भी बहुत सारी ऐसी अरे बातें आप की। चाचा को छोड़िए ना पांडे जी, आपकी पार्टी के चाचा ठीक हैं, आपकी पार्टी में अडवाणी चाचा ठीक हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनकी भी खबर ले लिया कीजिए कभी। हमारे चाचा जो के पीछे क्यों अखिलेश पड़े हैं? अपने यादव चाचा की कुर्सी भी तो रख बात कर के लीजिए कह कभी। रहा है कि पूर्व अरे वो तो मुख्यमंत्री, नजर नहीं आ रहे, चाचा को कुर्सी अपने रख के चाचा की भी बैठा बात है, कर लीजिए। केशव मौर्य से हमारे कह तो रहा दादा है, हुए, 100 आपके तो MLA चाचा हुए, लेके आओ, आपके तो भाई हुए, उनकी सरकार भी बात कर बनाओ। लिया कीजिए। प्रदेश या हम की जनता समाजवादियों देख के रही चाचा के है, पीछे पड़े यह रहेंगे। पागलपन अखिलेश अरे आपके यादव पास का, मुद्दे हैं, यह बौखलाहट देख रही है आप प्रदेश लोगों की का जो जनता। दर्द है उसकी दवा, कोई दवा ले लीजिए दर्द की, ठीक है। जिसका दर्द आपका ठीक हो रजा जाए। रिजवी जी, जब सवाल सब यही है कि ऐसा देखिए, दर्द है आप लोगों के। अकेले थकेले पड़ चुके हैं कहीं ना कहीं आजम अरे खान, अल्ट्रासाउंड और आखिर में दवा चंद आती है, घंटों वो के ले लीजिए। प्रचार से आजम यूरोडॉल खान को एसपी आती कितनी है, वो ले ताकत लीजिए। मिल पाएगी? कहीं से दर्द और रेस्क्यू सूजन करने कम तो हो। पहुंचे जरूर थे समझ ही में अखिलेश नहीं आ रहा कैसे कम यादव, होगी। आजम खान का, लेकिन ये कितनी राहत बचा पाएगा? क्योंकि 4 दशकों का वो जो जादू है, वो जो तिलिस्म है, क्या वो फीका पड़ता दिख रहा है? क्या अब कमजोर पड़ते दिख रहे हैं? अभी आपके जो है टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा था, आजम खान ने जो अपनी स्पीच दी है, वो स्पीच तो हमें ऐसी लग रही थी कि एक फिल्म शोले आई थी, उसमें गब्बर सिंह जो है वो अमजद खान पूछते हैं, रे सांबा सरकार हमारे ऊपर कितना इनाम रखी है? कहीं 50 लाख। तो फिर कहा आज गब्बर तो सिंह ने, जयाप्रदा ने भी हाँ गब्बर बोल दिया है। तो कहा उन्होंने कि भाई ऐसा है, जब रात में बच्चा जो है रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो हमें लगता है उसी बयान से मिलता जुलता जो है आजम खान ने बयान दिया, लेकिन वो बयान बहुत अच्छा बयान नहीं, क्योंकि 45 साल जिसने अपने राजनीतिक जीवन बिताई हो, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, 4 बार जो है सत्ता शासन में रह करके उन्होंने अपना जो है काम किया इस प्रदेश के अंदर। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चों की मुस्कुराहट जो है वो जो आज है मुस्कुराहट जो है छीन लेते और जो है वो कहते बच्चा आता ऐसे आता वैसे जाता। ये अच्छा नहीं लगा एक लीडर के लिए, और ये नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है ये एक खिसियाहट है, खीज है या परेशानी है, क्योंकि ऐसे अल्फाज एक अच्छे इंसान के मुंह से नहीं निकलना चाहिए, और ये हमें लगता है कि अच्छा नहीं है। और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आजम खान ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई जो है वो, क्योंकि बहुत से लोग जो है इनके करीब के लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आपने आपके ही चैनल ने दिखाया है, बिल्कुल करीब के लोग इनके चले गए हैं। अरे नवेद जाहिर सी बात है, नवेद से इनका 36 का आंकड़ा रहता था, जो है वो वहाँ के राजा रामपुर रानी साहिबा से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उसके बाद नूर बानो से, फिर उसके बाद उनके बेटे आए नवेद को तो विधानसभा में कई बार जो है
जो है हमारे जो है वो आजम खान ने जो है कई बार विधानसभा में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके उनको लताड़ा, और वो बेचारे जब बीएसपी के एमएलए थे और कांग्रेस ने तो उनको निकाल भी दिया, जबकि उन्होंने बयान दिया कि हम बीजेपी को जो है वोट देंगे, क्योंकि उन लोगों का अपना हुआ वर्चस्व है रामपुर में। और आजम खान इसी राजनीति से वहाँ पनपते थे कि वो जो है राजा रामपुर के लोगों को बराबर कुछ न कुछ तंज करते रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आकाश जो है मजबूत हो रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि अब देखिए ऐसा है कि जो आजम खान थे खुद वो मंत्री थे, बीबी उनकी मेंबर जो है वो राज्यसभा रही, बेटा उनका जो है वो एमएलए रहा, बीबी फिर एमएलए रही, यानी उनका घर जो है वो पूरा जो है राजनीतिक घर, पूरा एक घर घराना पूरा पा गया, एमपी भी हो गया और मंत्री भी हो गया, बेटा भी एमएलए हो गया। उसके बाद अब जो सज़ा मिल गई, उसके बाद से वहाँ रामपुर ये महसूस कर रहे हैं लोग कि साहब अब आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो हमें किस तरफ जाना है। ये वहाँ की जो रामपुर की जनता सोच रही है, ये एक बड़ी बात है। दूसरा मैं दो लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से, कि हमारे अभी रोहित जी ने कहा कि साहब चंद्रशेखर जी जो है बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं और ये है, तो जब बहुत अच्छे हैं तो इन्होंने पहले राय 2022 में क्यों नहीं दिया कि साहब आ जाते और इनको रखिए, इनको मत जाने दीजिए। गोरखपुर से जाकर के उनको निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा, जबकि वो चंद्रशेखर यादव एसटी का यूथ लीडर है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको उठना ही उठना है, तो वो नहीं लिया। दूसरा हमारे परस्पा के जो हमारे साथी बैठे हैं, इसका जवाब अभी रोहित जी बाद में दे देंगे, परस्पा के हमारे साथी बैठे हैं, मैं पत्रकार के हैसियत से पूछ रहा हूँ कि भाई आपका पर्चा वहाँ खारिज हो गया, आपका कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, लेकिन आपके वोटर तो हैं, आपके कार्यकर्ता तो हैं, आप किसको वोट देने के लिए कहेंगे? ये तो आपको कहना ही पड़ेगा कि भाई उसको वोट दो, इसको ना दो, उसको दो। ठीक है, इसका जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखिए वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक सवाल पूछा, तो मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से अब क्या कहूँ, 1947 में ही हमको तो चंद्रशेखर जी को ले लेना चाहिए था। हमारे देश की समस्या यही है कि वो पास्ट में जीना चाहता है, वो प्रेजेंट में नहीं जीना चाहता है। प्रेजेंट में जो मंच सजा है उस मंच को देखिए और आगे भविष्य की ओर देखिए, देश को भविष्य में लेके जाना है। पास्ट में तो जो बीत गया उसके ऊपर अब कुछ नहीं होना है। तो हमारे देश के अंदर समस्या ये है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तब लोग पास्ट की बात करने लगते हैं कि 1947 में नेहरू जी ने ये गलती ना की होती तो ये हो जाता है ना, उसके बाद साहब 1956 में अगर नेहरू जी ने गलती ना की होती तो ये हो जाता। तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब इससे ज्यादा तो समझदार हैं, समझ गए होंगे। अशोक पांडे जी, एक सवाल आपसे ये है कि 100 विधायकों का ऑफर भी दे दिया अखिलेश यादव ने अब तो दोनों डिप्टी सीएम को। उनका कहना है कि 100 विधायक आप अपने दे दीजिए और 100 विधायक हमारे ले लीजिए, क्यों डिप्टी सीएम बनकर घूम रहे हैं? देखिए, यह प्रदेश की जनता देख रही है कि यह लोकतंत्र का कितना बड़ा यह प्रदेश की जनता देख रही है लोकतंत्र का कितना बड़ा अपमान एक पूर्व मुख्यमंत्री कर रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? स्वच्छ राजनीति, पवित्र राजनीति करने के बजाय जिस तरह के राजनीति को अपवित्र करने का काम अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश की जनता देख रही है। यही अखिलेश यादव हैं जिस तरह से अपने चाचा को बेइज्जत करके मन से भगाते हैं। यही अखिलेश यादव हैं बैठक में नहीं बुलाते हैं। यही अखिलेश यादव हैं पिता को अपमानित करने का काम करते हैं। यही अखिलेश यादव हैं छोटी बहू दूसरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है। यही अखिलेश यादव हैं धर्मेंद्र के चुनाव में नहीं जाते हैं, रामपुर में नहीं जाते हैं। जब पत्नी की इज्जत फंसती है तो चाचा को गले लगाते हैं, और जब चुनाव बीत जाएगा और हार जाएंगे तो फिर चाचा को भगाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के चरित्र को देख रही है। चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठा दिए। एक दवा आती है अल्ट्रासेट और दूसरी एक दवा आती है ज़ीरोडॉल एसपी। तो भारतीय जनता पार्टी ये दोनों दवाओं को अपने हिसाब से ले ले। मैं तो यही कहूंगा, ये मेरी सलाह है कि ज़ीरोडॉल एसपी या अल्ट्रासेट ले लीजिए, उससे आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा और जो जहां कहीं भी सूजन होगी वो भी ठीक हो जाएगी। आपने कहा कि समाजवादी, आपने लोकतंत्र की बात, अरे मध्य प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों में किस तरीके से सरकारें आपने गिराई है, किसी से छुपा है? महाराष्ट्र में आपने क्या किया, किसी से छुपा है? आप बात कर रहे हो
आप बात कर, और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में हमने देखा अरे साहब, आप जहां ले लीजिए, जिनके विभागों में पहली बात तो उनके विभाग में बजट नहीं है, दूसरा उनके विभाग में ट्रांसफर हो जाता है, पोस्टिंग हो जाती है, दूसरे दिन उनका पता चलता है कि उनके विभाग की लिस्ट जारी हो गई। हम अगर आप पे ये ना कहे कि आप 100 विधायक ले आइए तो क्या कहे? जब आपके माननीय मुख्यमंत्री जी 2 उप मुख्यमंत्रियों के विभागों में उनके वही लोग हैं जिन्होंने राजनीति का उत्तर प्रदेश वो अपनी ही मर्जी चलाना चाहते हैं, तो हम तो कहेंगे ही, क्योंकि जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, विकास के पथ पे नहीं जा पा रहा है। आजम खान की अगर बात करें तो अपने जुल्मों का हिसाब मांगते हैं, रामपुर के लोगों को उकसाते भी हैं। इसे कैसे देखा जाए? जब रामपुर रैली करने पहुंचते हैं, अपने प्रत्याशी के संबंध में जनसभा को संबोधित करते हैं, तो वो अपने इल्म बताते हैं, जुल्मों का हिसाब मांगते हैं और रामपुर की जनता को बहुत उकसाते हैं। फखरुल हसन जी, देखिए माननीय आजम साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, जो पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस तरीके से उनके पे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, उन पे उनकी पत्नी पे दारू की दुकान में, शराब की दुकान में घुस के लूट करने जैसे मुकदमे दर्ज किए गए, और देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब उनको जमानत दी तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उन्हीं ने टिप्पणी की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो माननीय आजम साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, उनका दर्द था। और अगर कहीं भाषण में उनके शब्द कहीं अलग हो सकते हैं, उनसे हम सहमत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं उनकी भावना अलग नहीं थी। वो अपने साथ हुए जुल्म और ज्यादती की बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वो जब सत्ता में थे, 4 बार सरकारों में रहे, तो उन्हीं ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ जुल्म नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उनके साथ साजिश कर रही है, फर्जी तरीके से मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। ठीक है, लोकसभा में तो स्थिति बेहद खराब थी और वही प्रत्याशी, और अगर यहाँ पर असेंबली में भी हार हो गई तब तो फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। फखरुल जी, देखिए लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से वोटर्स को रोका गया था, ये हमने आप लोगों के माध्यम से भी देखा था। कैसे पुलिस जो है लोगों को दौड़ा रही थी, वोट चिन्हित कर लिए गए थे उन क्षेत्रों को कि यहाँ के वोटर्स को निकलने नहीं दिया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। हमने रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव से सबक लिया था, इसलिए हम आज अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। हम लगातार चुनाव आयोग के संपर्क में हैं, हम चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, और जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उनकी लिखित में शिकायत करें, और हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पे ध्यान देगा। एक प्रतिनिधिमंडल गया था शिकायतों को लेकर, उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी। मुझे लगता नहीं कि कुछ इसका सकारात्मक असर होता है। और देखिए, बीजेपी इसी का फायदा गिना भी लेती है, भुना भी लेती है, कह देती है कि जब आप चुनाव नहीं। और आज भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे थे तो सपा पार्टी पर सीधा उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब सपा के पास कोई विकल्प नहीं होता तो वो कहती है कि वहां के जिला प्रशासन ने हरवा दिया, बीएसपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इस तरीके के आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी। अगर हमारे आरोपों में दम नहीं था, अगर हमने जो कंप्लेन की थी उसमें कोई तत्व सही नहीं थे, तो क्यों मैनपुरी में 6 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया? चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि इनको हटा दिया जाए, इनको छुट्टी पे भेज दिया जाए? देखिए, भारतीय माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं वो तो उनकी मजबूरी है। वो कैसे कह देंगे कि उन पुलिस का दबाव, पुलिस का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है या अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है? वो मुख्यमंत्री हैं, उनको उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो तो अपना बचाव करेंगे ही। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव आयोग को कंप्लेन की थी, चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई की है। हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कुछ प्रभाव देख रहे हैं, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ जनसभाओं में पहुंच रहे हैं। मैनपुरी की अगर बात कर लीजिए तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात ये, हमने आपको पहले भी कहा, ये सत्ता का चुनाव होता है। इससे पहले भी सरकारें जो रही उनमें भी सत्ता में चुनाव हुआ इस तरीके का। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ का चुनाव हुआ हो, गोला गोकर्णनाथ का चुनाव हुआ, उस रामपुर का चुनाव हुआ, तो उससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, चाहे प्रधानी का चुनाव भी हो, सब में लगने का काम करता है। तो जो काम करता है तो उसको जनता आज जिताने का काम कर रही है।
तो लगातार आपने देखा किस तरीके से प्रचार करने के लिए, और अभी तक माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे, उनके कार्यकर्ता लोग कहते थे, उनके पदाधिकारी लोग कहते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है उपचुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं। माननीय डिंपल यादव जी के लिए कहा गया था कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, मगर आज की स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके की गली गली घूमना पड़ रहा है। यही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब 2022 के गठबंधन में थे, आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ की जनता ही कहती रही कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आप प्रचार कर रहे हैं, तब तो इनको लगा कि हम वो प्रचार करने जाते नहीं है। आज देख लीजिए आप किस तरीके से प्रचार करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो जनता सब कुछ समझ रही है, जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से आप जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। जैसा माननीय राष्ट्रीय पकड़ू जी, सवाल यही है कि चुनाव है जो ना करवा ले, गली गली घूमना पड़ रहा है, आपने सीटें नहीं सही देने का काम किया। आपने पश्चिम में जब सीटें देने की बात आई तो ना तो आपने किसी भी दलित समाज के भाई को देने का सही से किया। चंद्रशेखर रावण जी आज आप उनको अच्छे लगने लगे हैं। चंदे वाली पार्टी के प्रवक्ता पहले भी एक सवाल उठाया था कि आपका जो नॉमिनेशन है वो निरस्त कर दिया गया। अरे तो भाई किसकी सरकार है, किस चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया? आपको बताना चाहिए आप किस पे आरोप लगा रहे हैं, किसने निरस्त करवा दिया आपका पर्चा। और आप ये नहीं बताते हो, आप खुले मन से नहीं बताते हो कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो, आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं बताना चाहते, क्यों छुपा के रखना चाहते? अरे हम तो जानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो, क्योंकि हमारी स्थिति अब है नहीं कि हम आपको और चंदा दे पाए। जितने दिन हम आपको चंदा दे पाए थे आप हमारे साथ रहे थे, और अब हमारे पास चंदा देने के लिए नहीं है तो आप दूसरी तरफ चले गए, वहां से चंदा लीजिए। हम समाजवादी लोग अगर चुनाव प्रचार हम अपने घर में कर रहे हैं, अगर वो हमारा नेताजी की सीट थी, अगर हम वहां के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी नेताजी के संदेश को लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? पहले परिवार एक नहीं था तो आप परिवार पर टिप्पणी करते थे कि चाचा नहीं है, चाचा नहीं है। अब चाचा साथ आ गए तो आपका दूसरा दर्द शुरू हो गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे तीनों चुनाव को भारी मतों से जीतेगी, और मैनपुरी की सीट ऐतिहासिक जीत को आदरणीय डिंपल यादव जी दर्ज करेंगे। इसको कहीं नोट कर लीजिए, 8 तारीख को सुबह हम आपके साथ इसी चैनल पे मिलेंगे, जरूर मिलिएगा। ठीक है, बिल्कुल 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 रहेंगे। ठीक है रोहित जी, एक सवाल ये भी है, अगर गठबंधन का ये प्रयोग सफल नहीं हुआ तो फिर सवाल ही बहुत कुछ बदलाव होगा फिर। नहीं देखिए, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि ये प्रयोग सफल ना हो। ये प्रयोग पहले भी सफल होता रहा है, 2022 में भी सफल हुआ है। आप देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी की 312 सीटें थी, अब 255 सीटें आई 2022 में। देखिए हमारा मोटो खाली सत्ता की कुर्सी नहीं है, हमारा मोटो है कि जनता की सेवा करें। अब जनता की सेवा, जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में चुना है तो हम विपक्ष की भूमिका में जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो इसलिए उससे हम सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, तो ये कहना कि साहब ये होगा तो क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी है, स्पष्ट कर दी है कि जनता इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगने जा रही है कि गन्ना किसान का मूल्य क्यों नहीं घोषित करते हो, आप क्यों एक वर्ग के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, आप क्यों निरंतर युवाओं को शोषित करने का काम कर रहे हो, आप महिला अपराध में क्यों नहीं काम कर पा रहे हो, आप गड्ढा मुक्त रोडों के लिए डेडलाइन तो देते हैं, परिस्थिति है कि गड्ढा मुक्त के नाम पे आप सिर्फ मजाक करके छोड़ देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गड्ढा मुक्त के पीछे कुछ बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा हो, जो गड्ढा मुक्त के नाम पे आप पैसा तो आ रहा है पर वो रोडों के ऊपर दिख नहीं रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं ये भारतीय जनता पार्टी से जनता खुद पूछ रही है, और जनता इस उपचुनाव में विपक्ष को जिता के विपक्ष को मजबूत करेगी, ताकि विपक्ष पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सड़क से लेकर सदन तक आप क्या समीकरण देख रहे हैं? क्योंकि देखिए जो बड़ी बात है, जाट के साथ दलित जीत का कहीं ना कहीं समीकरण खतौली में भी बनाते दिख रहे हैं। क्या लगते हैं कि मुद्दे तमाम बेअसर होंगे, या फिर बयानों की अगर बात की जाए ये तमाम चीजें लाइमलाइट पर टोर लेंगी? देखिए अगर 2022 का आप MLA का चुनाव अगर आप देखें तो चुनाव से पहले हम लोगों को ये लगता था कि किसान आंदोलन जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, जो खासकर दिल्ली के अंदर और पंजाब और हरियाणा के पास और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, तो ये लग रहा था कि शायद जाट वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा और वहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। आप देखिए, अगर आप देखिए तो वहाँ जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी संख्या में वोट दिया है। लेकिन हम लोगों को ये लग रहा था आंकलन के साथ भी किसान आंदोलन की वजह से जाट बहुत नाराज़ होगा, और नाराज़ होने के बाद जो है वो जाट जो है वो दूसरी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चला जाएगा और वो समाजवादी पार्टी में जाएगा। नहीं गया। लेकिन
किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन किसान जो एक्ट पास हुआ किसानों के उस पर वो वापस होने के बाद अच्छा, इन उपचुनावों की अगर बात की जाए तो बयान भी बहुत दिलचस्प सामने आया। अगर उन बयानों की बात कर ले, आजम कहते हैं कि अब्दुल पोछा लगाएगा। इन बयानों के भी मायने आपसे समझना चाहेंगे। योगी बोले कि पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें बयान। आज भी योगी रामपुर पहुंचे थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया। कह सकते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे ऐसे मोल्ड करने की कोशिश की कि अब रामपुर की जो पुरानी पहचान जिस तरीके से खो चुकी थी, समाजवादी पार्टी ने तमाम उसकी पहचान को छुपाने की कोशिश की। वो पहचान अगर बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा तो वापस आएगी। देखिए, ऐसा है कि जो पोछे की बात है तो हमें तो लगता है उनको ये महसूस हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान वहाँ रामपुर का जा रहा है, वो जाने के बाद जो है उसको भारतीय जनता पार्टी में उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जो इज्जत जो है वो समाजवादी पार्टी में मिलती थी। हमें लगता है उनका कहने का आशय ये है। ऐसा नहीं है। हर पार्टियां अपने जो है जहां भी जो पार्टियों में जो कार्यकर्ता जाते हैं उन कार्यकर्ताओं की वो इज्जत करते हैं, चाहे जो इस बिरादरी का हो, कि उसको, क्योंकि हर जो है समाज के लोग वोटर हैं और कोई भी पार्टी नहीं चाहती, इवन अगर वो वोट नहीं मांग रहे हैं तब भी ये नहीं चाहते कि वो हमें वोट ना दे, चाहते हमें वोट दे। कभी कभी तो 2-2, 10-10, 15-15 और 50-50 वोट से हार जीत हो जाती है, तो वो ही नहीं चाहते कि 1 वोट और 2 वोट हमारा चला जाए। भाई जो वोट नहीं मांगते हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं मांगती, लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद कहा जो 20% जिनको मिलना चाहिए लाभ, उनको हमने 30 से 35% लाभ दिया, विधानसभा के अंदर कहा उन्होंने, और कई योजनाओं में दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। मकसद ये है कि पार्टियां जो भी हैं वो पार्टियां, उनको चाहिए कि जो उनके वोटर हैं। अब देखिए, अभी आपके ही टीवी में मैंने देखा कि साहब केशव मौर्य जी ने कहा कि साहब पसमंदा समाज भी हमारी तरफ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरू की, क्योंकि जब देखा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठ कर कहा कि पसमंदा समाज को भी हमें जोड़ना है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत प्रोग्राम हो गए। मैंने यही देखा, केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया और पसमंदा समाज उनके साथ जुड़ गया। जुड़े न आपका जुड़े, कहने का मतलब ये है, केशव प्रसाद मौर्य कह देंगे कि मतलब सूरज जो है पश्चिम से उगता है, तो आप कह देंगे हाँ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पश्चिम से उगता है। देखिए रोहित जी, जुड़े न जुड़े एक अलग मुद्दा है। मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं? जुड़ने न जुड़े, लेकिन उन्होंने एक बात कही, वो मैं बता रहा हूँ कि टीवी पर उन्होंने एक बात कही। अरे भाई, उन्होंने जो बात कही वो आपको समझ में आ गई, पसमंदा समाज उनके साथ जुड़ गया। वो कल को कह देंगे पश्चिम से उगता है सूरज, तो मैं जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जुड़ भी सकता है, आप मान लोगे क्या? भाई जुड़ भी सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के देखिए, मुख्यमंत्री तो कहेंगे जवाब दीजिए, उसके बाद में अशोक पांडे के पास देखिए जवाब दे रहे हैं होगी, पकुल जी पार्टी की तरफ जाता है। कभी मुसलमान कांग्रेस के साथ बहुत मजबूती से लड़ा था, कभी बहुत मजबूती से जो है समाजवादी पार्टी मुस्लिम पसमानदा को अपने साथ जोड़ेंगे। तो हम समझते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा चेहरा है। हमने देखा था इसी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण शिक्षक भर्ती में नहीं दिया गया। क्या कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी? जब पिछड़ों का आरक्षण उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है, आपको लगता है कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जो पसमानदा है, उनको कुछ मिलने जा रहा है? अरे पसमानदा को आप दे नहीं, आप पिछड़ों को दे नहीं रहे, दलितों को दे नहीं रहे, आप मुसलमानों की बात कर रहे। ये मुहावरों से, ये जुमलों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती आ रही है। अब लेकिन जनता जान चुकी, जनता इनको कभी अब मौका देगी नहीं। जब ये चुनाव हो रहा है, 3 उपचुनाव, इस 3 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और यहीं से 2024 की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर होगी। अशोक पांडे जी, एक तरफ अखिलेश यादव दोनों मुख्यमंत्री को ऑफर दे रहे हैं 100 सीएम वाले, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 2024 में सरकार गिर सकती है। इसको कितनी गंभीरता से ले रही बीजेपी? देखिए एक सीरियल आया था मुंगेरी लाल की हसीन सपने, उसमें रघुवीर यादव हीरो थे। अब एक सीरियल है अखिलेश यादव हीरो है। जनता के दुख दर्द देखने का समय कहाँ है? रोहित जी, मुंगेरी लाल के सपने ही तो देखने का एक सवाल जो कि लगातार रोहित जी पूछ रहे थे, लाइट वाली बात, अभी उस पर आप जवाब नहीं देते दिख रहे। नहीं दे नहीं पाएंगे। अशोक की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, जो बोल रहे हो आवाज आना बंद हो जाएगी। जरा विद्युत मंत्री को फोन करके बोलो कि आप पोल खोल रहे हो भारत समाचार के ऊपर बैठ के, भारत समाचार के ऊपर बैठ के आप पोल खोल रहे हो भारतीय जनता पार्टी की, कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की ये दशा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दिन में शहर में बिजली नहीं आ रही है, बिजली की स्थिति ये है। तो कृपया करके आप कम से कम मंत्री जी को फोन करके बताओ
कोई कि आप कह रहा डिबेट में है बैठे हुए हो, कम से कम सत्ता आपको का बिजली दुरुपयोग प्रोवाइड हो रहा करें। है। मुझे लगता है कोई हजरतगंज कह रहा कार्यालय है में अगर आप पुलिस भाजपा के धमका बैठे रही वहां है, बिजली नहीं जहाँ है ये तब तो बहुत ही जीतते शर्मनाक हैं, है। वहाँ और यदि आप लोकतंत्र अपने की घर पे विजय बैठे हैं होती तो है। लखनऊ में ही जहाँ होंगे हम आप, जीतते तो हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की लोकतंत्र की कैपिटल में अगर हत्या बिजली नहीं होती है है। तो कृपया एक करके बार मतलब आप कम से कम ये तो जनता को झूठ बोलना बंद करो और जनता के मुद्दों को समझो कि हाँ जनता त्रस्त है। अब आप खुद समझो कि आप जो झूठ छुपा दल के बदलते आप चाहते हो कि साहब लोकली। जनता से वोट ले लो, वो गिनीज स्थिति तो बुक आप में खुद क्लियर कर रहे दर्ज होते हो। रहो। अब तो आपकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो फिर आप ये बोल भी नहीं पाओगे जो गोल गोल गोला चला रहे हो। देखो ये तो आपने भी बताया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख देख के आप सत्ता में आ गए, आप उसके हीरो का भी नाम जानते हो। भाई मुझे तो जानकारी नहीं है इतनी गंभीर जितनी आपको है, लेकिन कभी जनता के भी दुख दर्द सुन लिया करो। अगर जनता के दुख दर्द नहीं सुनोगे तो यही दशा होगी कि डिबेट होगा और वहां पे आपके घर में बत्ती नहीं होगी, क्योंकि ये बिजली खाली अकेले जनता नहीं जलाती है, हम और आप भी जलाते हैं। और जब बिजली नहीं होगी उत्तर प्रदेश की कैपिटल के अंदर तो आप दशा देख लो कि जनता कितना त्रस्त होगी। आज एग्जामिनेशन का माहौल है बच्चों के यहाँ, हाफ ईयरली के एग्जाम है और स्थिति है 1 घंटे से भाजपा प्रवक्ता के यहाँ बिजली नहीं है। तो आप खुद देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कैसे पोल खुल रही है देश के सामने। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली है मान्यवर, बिजली है मेरे। कहाँ बिजली दिख क्यों नहीं रही? तो क्या मातम मना रहे हो? आप 8 सभी तारीख का को बहुत बहुत हारने का? शुक्रिया जानकारी नहीं, 8 तारीख को हारने का देने मातम के मना लिए रहे हो और अभी से बातचीत क्या? करने के लिए। कुरुक्षेत्र में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ 2024 की जो जंग है बहुत दिलचस्प होती जा रही, क्योंकि 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में इसको लेकर ताबड़तोड़ रैलियां जनप्रचार के माध्यम से मुख्यमंत्री हों या फिर अखिलेश यादव भी जन प्रचार लगातार कर रहे, डिंपल यादव और दूसरे प्रत्याशियों के पक्ष में, और इसका कितना फायदा इन पार्टियों को मिल पाता है 2022 के इस उपचुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, इजाजत।